एवरीवन, दिस इज काजल ब्यौत। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि हमने इसके पहले वाले लेसन के अंतर्गत सॉइल के बारे में पढ़ा था, ठीक आज उसी प्रकार हम लेसन 10 के अंतर्गत रेस्पायरेशन इन ऑर्गेनिज्म्स के बारे में पढ़ेंगे। रेस्पायरेशन इन ऑर्गेनिज्म्स कहने का मतलब हुआ कि जीवों में श्वसन की प्रक्रिया कैसे होती है, या कोई भी जीव सांस कैसे लेता है, सांस कैसे छोड़ता है, या कभी कभी ऐसी स्थिति आती है कि जब वो फास्ट दौड़ता है तो उसका जो ब्रीदिंग प्रोसेस होता है वो बहुत ही फास्ट हो जाता है, तो कैसे हो जाता है, इसके बारे में इस लेसन के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे। One day Bujo was eagerly waiting to meet his grandparents who were coming to the town after a year. एक दिन का बात है कि बूझो बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार करता है कि उसके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं सालों बाद शहर से उसके क्षेत्र में आ रहे हैं। He was in a real hurry as he wanted to receive them at the bus stop. उसको अंदर से बहुत ही बेचैनी है कि वो वास्तव में बस स्टॉप के पास जाएगा, उनको रिसीव करेगा। He ran fast and reached the bus stop in a few minutes. वो कुछ ही मिनट में बहुत ही तेज दौड़ता है और बस स्टॉप के पास जाके पहुंच जाता है। He was breathing rapidly. वो बहुत तेजी से सांस लेता हुआ प्रतीत होता है। His mother asked him why he was breathing so fast. उसकी जो दादी माँ है वो पूछती हैं कि तुम इतने तेज से श्वसन की प्रक्रिया कैसे कर रहे हो। बूझो टोल्ड हर दैट ही केम रनिंग ऑल द वे। बूझो जवाब देता है कि मैं पूरे रास्ते दौड़ के आया हूँ, इसीलिए मेरा जो ब्रीदिंग प्रोसेस है बहुत ही फास्ट हो गया है। बट द क्वेश्चन गॉट स्टक इन हिज माइंड। लेकिन उसके माइंड में एक क्वेश्चन आता है। ही वंडर्ड व्हाई रनिंग मेक्स ए पर्सन ब्रीथ फास्टर। कि दौड़ने से किसी भी पर्सन के ब्रीदिंग प्रोसेस फास्ट क्यों हो जाते हैं। द आंसर टू बूझोस क्वेश्चन लाइज इन अंडरस्टैंडिंग व्हाई वी ब्रीथ। यह क्वेश्चन जुड़ा हुआ है कि हम श्वसन की प्रक्रिया क्यों करते हैं। ब्रीदिंग इज अ पार्ट ऑफ रेस्पायरेशन। लेट अस लर्न अबाउट रेस्पायरेशन। ब्रीदिंग की प्रक्रिया रेस्पायरेशन का एक हिस्सा है। चलिए इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। वाई डू वी रेस्पायर। हम श्वसन की क्रिया क्यों करते हैं। इन चैप्टर 2 you learned that all organisms are made of all small microscopic units called cell. हमने जैसे कि लेसन 2 में पढ़ा था कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी जीव पाए जाते हैं, उनका सेल एक स्मॉल माइक्रोस्कोपिक यूनिट के माध्यम से बना होता है, जो कि कोशिका की सबसे संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई मानी जाती है। Each cell of an organism performs certain functions such as nutrition, transport, excretion and reproduction. सभी जो कोशिकाएं होती है वो अलग अलग क्रिया को करने के लिए बनी होती हैं, जैसे कि कोई पोषण की क्रिया करता है, कोई ट्रांसपोर्ट की क्रिया करता है, कोई एक्सक्रीशन की क्रिया करता है, कोई रिप्रोडक्शन की क्रिया करता है, अर्थात कोई परिवहन का, कोई उत्सर्जन का, कोई प्रजनन का, कोई पोषण का क्रिया। टू परफॉर्म दिस फंक्शन द सेल नीड्स एनर्जी। इस प्रकार के जितने भी फंक्शंस होते हैं, इसके लिए सेल को एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। इवन व्हेन वी आर ईटिंग, स्लीपिंग और रीडिंग वी रिक्वायर एनर्जी। इसके अलावा खाने में भी, सोने में भी और किसी भी चीज़ को रीड करने में भी हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। बट वेयर डज दिस एनर्जी कम फ्रॉम। लेकिन यह एनर्जी कहाँ से आता है। कैन यू से वाई योर पेरेंट्स इंसिस्ट दैट यू शुड ईट रेगुलरली। क्या आप ये बता सकते हैं कि आपके माता पिता क्यों बोलते हैं कि हमें प्रतिदिन खाना खाना चाहिए, या क्यों ये आग्रह करने का प्रयास करते हैं कि आप प्रतिदिन खाना खाओ। द फूड हैज़ स्टोर्ड एनर्जी। फूड के पास क्या होता है, एनर्जी स्टोर के रूप में जमा रहता है, विच इज़ रिलीज ड्यूरिंग रेस्पायरेशन, जो रेस्पायरेशन के समय में रिलीज होता है। देयरफॉर ऑल लिविंग बीइंग्स रेस्पायर टू गेट एनर्जी फ्रॉम फूड। इसीलिए सभी जीव श्वसन की क्रिया करते हैं क्योंकि उन्हें भोजन के माध्यम से एनर्जी प्राप्त करना होता है। ड्यूरिंग ब्रीथिंग वी ब्रीथ इन एयर। हम ब्रीथिंग के समय हवा में श्वसन की क्रिया करते हैं। यू नो दैट एयर कंटेन्स ऑक्सीजन। क्या आप जानते हैं कि
एयर के पास ऑक्सीजन रहता है। वी ब्रीथ आउट एयर विच इज रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। हम सांस जब छोड़ते हैं तो उस एयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ही अधिक होती है। द एयर वी ब्रीथ इन is transported to all parts of the body and ultimately to its cell। और जो हम अंदर ब्रेथ करते हैं, सांस लेते हैं, वो हमारे बॉडी के सभी पार्ट्स में अलग अलग सेल के हिस्सों में वो ट्रांसपोर्ट होता है, यानी परिवहन की क्रिया करता है और हम एक्टिव रहते हैं। ऑक्सीजन इन द एयर हेल्प्स इन द ब्रेकडाउन ऑफ फूड। जो ऑक्सीजन एयर में रहता है वो भोजन को टुकड़ा करने में मदद करता है। द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन द सेल विद द रिलीज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन। हम कोशिकीय श्वसन की प्रक्रिया किसको बोलेंगे? जब हमारे कोशिका में भोजन जो टूटने की प्रक्रिया होती है, जिसके माध्यम से वो एनर्जी रिलीज करता है, इसी प्रक्रिया को हम कोशिकीय श्वसन बोलते हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द सेल ऑफ ऑर्गेनिज्म। कोशिकीय श्वसन ये प्लेस ले लेता है जितने भी जीव रहते हैं उनके कोशिकाओं। इन द सेल द फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर यूजिंग ऑक्सीजन। सेल में फूड क्या होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में ब्रेक डाउन हो जाता है ऑक्सीजन को यूज करते हुए। व्हेन ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज occurs with the use of oxygen, it is called aerobic respiration। जब ग्लूकोज के टूटने की प्रक्रिया ऑक्सीजन के यूज के माध्यम से होती है, यानी ऑक्सीजन के उपस्थिति में ग्लूकोज में ब्रेकडाउन होने की प्रक्रिया एरोबिक रेस्पिरेशन कहलाती है, यानी वायवीय श्वसन कहलाती है। फूड कैन आल्सो बी ब्रोकन डाउन विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन, दिस इज कॉल्ड एन एरोबिक रेस्पिरेशन। फूड भी बिना ऑक्सीजन के ब्रेकडाउन होता है। इस प्रोसेस को हम एनाएरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं, अर्थात अवायवीय श्वसन की प्रक्रिया बोलते हैं। ब्रेकडाउन ऑफ फूड रिलीजेस एनर्जी। जैसे ही भोजन का ब्रेकडाउन होता है वो उससे एनर्जी रिलीज होती है। यहाँ पे इक्वेशन के माध्यम से समझाया गया है कि ग्लूकोज को हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब तोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और एनर्जी का निर्माण होता है। You should know that there are some organisms such as yeast that can survive in the absence of air. They are called anaerobes। आपको ये जानना चाहिए कि कुछ ऐसे जीव होते हैं, जैसे कि ईस्ट का बात करें, वो हवा की अनुपस्थिति में सरवाइव कर जाते हैं, यानी अगर उनको ऑक्सीजन नहीं भी मिले तो वो सरवाइव करते हैं। उनको बोला जाता है एनएरोबिक्स, अर्थात अवायवीय जीव। दे गेट एनर्जी थ्रू एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। उनको एनर्जी अवायवीय श्वसन के माध्यम से प्राप्त हो जाती है। इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में ग्लूकोज ब्रेक्स डाउन इनटू अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड एज गिवन बिलो। यहाँ पे नीचे इक्वेशन दिया गया है, जैसे कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज कैसे अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड, इसको यहाँ पे दर्शाने का प्रयास किया गया है। जब हम ग्लूकोज को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं, रिएक्शन कराते हैं, तो अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी रिलीज होती है जो ईस्ट यूज करता है। ईस्ट आर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। ईस्ट एक कोशिकीय जीव है, यानी उसकी जो सेल की प्रक्रिया है वो एक कोशिका के माध्यम से बनी होती है। दे रेस्पायर anaerobically and during this process yield alcohol. They are therefore used to make wine and beer। ये अवायवीय रूप से श्वसन की क्रिया करते हैं और इस प्रोसेस के दौरान ये अल्कोहल जनरेट करते हैं। इसी प्रकार ईस्ट का यूज हम शराब और बियर बनाने में करते हैं। आवर मसल सेल कैन also respire anaerobically but only for a short time when there is a temporary deficiency of oxygen।
हमारा जो मसल है यानी हमारी जो मांसपेशियां की जो कोशिकाएं हैं उनमें भी कुछ समय के लिए एनएरोबिकली यानी अवायवीय श्वसन की क्रिया होती है। जब हमारे मसल में थोड़ी सी ऑक्सीजन की कमी पाई जाती है, जब हम एक्सरसाइज करते हैं उस समय की बात है। ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज, फास्ट रनिंग, साइकिलिंग, वॉकिंग फॉर मेनी आवर्स और हैवी वेट लिफ्टिंग, द डिमांड फॉर एनर्जी इज हाई। जैसे कि जब हम बहुत ही ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं या बहुत ही दौड़ते हैं या साइकिलिंग करते हैं या वॉकिंग करते हैं घंटों, या बहुत ही भारी वजन उठाते हैं, तो एनर्जी की जो मांग होती है बहुत ही हाई होती है, यानी जितना भारी सामान होगा उतना एनर्जी हमारा ज़्यादा लगेगा। बट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस द एनर्जी इज लिमिटेड। लेकिन हमारा जो बॉडी है उसको एनर्जी जो मिलने का काम है और ऑक्सीजन का जो सप्लाई है वो बहुत ही सीमित मात्रा में है। देन एनाएरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द मसल सेल टू फुलफिल द डिमांड ऑफ एनर्जी। इसीलिए अवायवीय श्वसन के माध्यम से जो भी ऑक्सीजन जनरेट होते हैं वो मसल सेल को जितनी भी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है उसके डिमांड को वो पूरा करते हैं। यहाँ पे एक दिया गया है इक्वेशन, ग्लूकोज इन मसल इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इसको रिएक्शन कराते हैं तो लैक्टिक एसिड और एनर्जी का निर्माण होता है। आप यहाँ पे एक देख सकते हैं, एक यहाँ पे फिगर। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई यू गेट मसल क्रैम्प्स आफ्टर हैवी एक्सरसाइज? क्या ये आप ये भी सोचते हैं कि जब आप हैवी एक्सरसाइज करते हैं यानी बहुत ही ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो मसल में ऐंठन की प्रक्रिया होती है, वो क्यों होता है? द क्रैम्प्स ऑक्यूर व्हेन मसल सेल रेस्पायर एनाएरोबिकली। जब मसल में ऐंठन की प्रक्रिया होती है तो साधारण रूप से अगर देखें तो मसल सेल अवायवीय रूप से श्वसन कर रहा होता है, इसके माध्यम से हमारा जो मसल है वो क्रैम्प करते रहता है और हमको पेन होता है। द पार्शियल ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूसेस लैक्टिक एसिड, और जो थोड़ी सी मात्रा में ग्लूकोज की उपस्थिति होती है उस जो पार्शियल रूप से ब्रेक डाउन होता है, करने का मतलब कि आंशिक रूप से उसमें टूटने की प्रक्रिया होती है और उसके माध्यम से लैक्टिक एसिड का निर्माण होता है। द एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड कॉज मसल क्रैम्प्स, और ये एक्यूमुलेशन की प्रक्रिया और ये संग्रह या ढेर की प्रक्रिया जो लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है उसको एक्यूमुलेशन बोल रहे हैं, उसके माध्यम से मसल क्रैम्प होता है। वी गेट रिलीफ फ्रॉम क्रैम्प्स आफ्टर ए हॉट वाटर बाथ और ए मसाज। हम इसे रिलीफ पाते हैं कैसे? तो जो गर्म पानी हो या मसाज करने के माध्यम से। कैन यू गेस वाई इज इट सो? क्या आप गेस कर सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है? हॉट वाटर बाथ और मसाज इम्प्रूव सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, क्योंकि जैसे ही हम गर्म पानी से नहाते हैं और मसाज करते हैं तो जो ब्लड का सर्कुलेशन है, ब्लड का फ्लो है, उसमें इम्प्रूवमेंट आता है और परिवहन की क्रिया अच्छे से होती है और ब्लड का संचरण भी हमारे बॉडी में होने लगता है। एज ए रिजल्ट द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द मसल सेल इंक्रीजेज। इसीलिए रिजल्ट के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन है मसल सेल को जो मिलता है उसमें बढ़ोतरी होती है यानी वृद्धि होती है। द इंक्रीज ऑफ द सेल, द इंक्रीज in the supply of oxygen results in the complete breakdown of lactic acid into carbon dioxide and water, और यही वृद्धि ऑक्सीजन के सप्लाई को ज़्यादा बढ़ाती है जिसके माध्यम से लैक्टिक एसिड पूर्ण रूप से ब्रेक डाउन होता है अर्थात टूटता है। किसमें? तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। ब्रीदिंग यानी श्वसन की प्रक्रिया हम बोल सकते हैं कि सांस लेना और सांस छोड़ना। एक्टिविटी 10.1 दिया गया कॉशन यानी सावधानी बरतना। डू दिस एक्टिविटी अंडर द सुपरविजन ऑफ योर टीचर, यानी आप इस प्रक्रिया को टीचर की उपस्थिति में कीजिए। क्लोज योर नोस्ट्रिल्स एंड माउथ टाइटली एंड लुक एट ए वॉच। आप क्या कीजिए, अपना नाक और मुंह दोनों बंद कर लीजिए
और देखिए कि क्या होता है, और बहुत ही सख्त तरीके से बंद करना है। What did you feel after some time? आपको कुछ समय बाद क्या फील होगा? तो जाहिर सी बात है कि हमारा श्वसन की प्रक्रिया नहीं होगा, हमारा दम घुटने लगेगा। How long were you able to keep both of them closed? आप कितने लंबे समय तक उसको क्लोज रखा हुआ रख सकते हैं? नोट डाउन द टाइम फॉर विच यू कुड होल्ड योर ब्रेथ, यानी उस टाइम को लिखिए जितने समय तक आप अपने ब्रेथ को रोक सकते हैं। सो नाउ यू नो दैट यू कांट सर्वाइव फॉर लॉन्ग विदाउट ब्रेथिंग। आप इस प्रक्रिया के माध्यम से जान सकते हैं कि आप बहुत लंबे समय तक ब्रीदिंग की प्रक्रिया नहीं कर सकते हैं और आपको सर्वाइव करने में प्रॉब्लम आ सकती है। Breathing means taking in air rich in oxygen and giving out air rich in carbon dioxide with the help of respiratory organs. ब्रीदिंग का अगर मतलब हम बोले तो उसका मतलब होता है कि हवा में ऑक्सीजन का मात्रा बहुत ही ज़्यादा होना, और जब हम हवा में अपना ब्रीदिंग प्रोसेस छोड़ते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा ज़्यादा होना। किसके हेल्प से? तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के हेल्प से, यानी जो श्वसन के लिए हमारा अंग जितना भी उसमें हेल्पफुल रहता है उसके माध्यम से। द टेकिंग इन ऑफ एयर रिच इन ऑक्सीजन इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इनहेलेशन। जब हम वायु के माध्यम से ऑक्सीजन को अपने बॉडी के अंदर जाने देते हैं उसको बोलते हैं इनहेलेशन, यानी सांस लेना। एंड गिविंग आउट ऑफ एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज एक्सेलेशन। और जब हम बहुत ज़्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड सहित जब हम श्वसन की प्रक्रिया को बाहर छोड़ते हैं, जैसे कि हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं और छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने की जो प्रक्रिया है उसको बोलते हैं एक्सेलेशन, यानी सांस छोड़ने की प्रक्रिया। इट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस विच गोज ऑन ऑल द टाइम एंड थ्रू आउट द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ये बहुत ही एक लंबी प्रोसेस है जो हर समय होते रहती है और किसी भी जीव के लाइफ के लिए ये पूरे निर्भर रहती है। द नंबर ऑफ टाइम्स ए पर्सन ब्रेथ इन ए मिनट इज टर्म एज ब्रीथिंग रेट। अगर हम ब्रीथिंग रेट की बात करें यानी श्वसन दर की बात करें तो 1 मिनट में कोई भी पर्सन कितनी बार ब्रीदिंग की प्रोसेस करता है उसको हम बोलते हैं ब्रीथिंग रेट। ड्यूरिंग ब्रीथिंग इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन टेक प्लेस अल्टरनेटली। और ब्रीथिंग के समय में इनहेलेशन और एक्सहेलेशन की प्रक्रिया दोनों वैकल्पिक रूप से काम आती है। ए ब्रेथ मीन्स 1 इनहेलेशन प्लस 1 एक्सहेलेशन। ब्रेथ का मीनिंग होता है कि एक बार हम सांस लिए और एक बार सांस छोड़े। वुड यू लाइक टू फाइंड आउट योर ब्रीथिंग रेट? क्या आप अपना ब्रीथिंग रेट फाइंड करना पसंद करते हैं? डू यू वांट टू नो वेदर इट इज कांस्टेंट और इट चेंजेज अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन बाय द बॉडी? क्या यह आप ये जानना चाहते हैं कि ये कब चेंज होता है या हमारे बॉडी को जितनी मात्रा में ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है उस समय इसमें क्या बदलाव आता है? लेट अस फाइंड आउट बाय डूइंग सम फॉलोइंग एक्टिविटी। इस प्रक्रिया को जानने के लिए हम कुछ एक्टिविटी के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि एक्टिविटी 10.2 दिया गया है, जनरली वी आर नॉट अवेयर दैट वी आर ब्रीथिंग। साधारण रूप से हम ये अवेयर नहीं रहते हैं कि हम सांस ले रहे हैं। हाउएवर इफ यू ट्राई यू कैन काउंट योर रेट ऑफ ब्रीथिंग। लेकिन जब ये कार्य हम करते हैं तो हम ब्रीदिंग कितना बार किए इसको काउंट करने का प्रोसेस करना स्टार्ट करते हैं। ब्रीथ इन एंड आउट नॉर्मली। साधारण रूप से आप क्या कीजिए, सांस लीजिए और सांस छोड़िए। फाइंड आउट हाउ मेनी टाइम्स यू ब्रेथ इन एंड ब्रेथ आउट इन ए मिनट। और आप फाइंड करने का प्रयास कीजिए कि आप 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं और कितनी बार सांस छोड़ते हैं। डिड यू इनहेल द सेम नंबर ऑफ टाइम्स एज यू एक्सेल? क्या आप जितनी मात्रा में सांस लेते हैं आप उतनी ही मात्रा में सांस छोड़ने का भी काम करते हैं? नाउ काउंट योर ब्रीथिंग रेट। आप
अब ब्रीथिंग रेट काउंट कीजिए। अब ब्रीथिंग रेट कैसे निकालेंगे, तो नंबर ऑफ ब्रेथ बाय मिनट आफ्टर ब्रिस्क वॉक एंड आफ्टर रनिंग, या आप दौड़ते हैं या चलते हैं उसके बाद भी आप कर सकते हैं। रिकॉर्ड योर ब्रीथिंग रेट एज सुन एज यू फिनिश एंड ऑल्सो आफ्टर कंप्लीट रेस्ट। आप इस समय भी अपना ब्रीथिंग रेट निकालिए और जब आप कंप्लीट रेस्ट ले लेते हैं उसके बाद भी इस में ब्रीथिंग रेट निकालने का प्रयास कीजिए और दोनों में डिफरेंस कीजिए कि क्या आपने दोनों समय में सेम संख्या में ब्रीदिंग प्रोसेस किया। Tabulate your finding and compare your breathing rates under different condition with those of your classmate, और अपने क्लासमेट के साथ भी तुलना करना है। From the all activity, from the above activity, you must have realized that whenever a person needs extra energy, he or she breathes faster. A result, more oxygen is supplied to our cell. कहने का मतलब हुआ कि जब हम ये एक्टिविटी करते हैं, चाहे दौड़ने के बाद हो या दौड़ने के पहले हो या रेस्ट ले लेते हैं या और भी जो सारे दोस्त हैं उनका जो श्वसन का प्रक्रिया है या श्वसन दर है, ये जितना भी एक्टिविटी करते हैं तो हम ये रियलाइज करते हैं कि जब पर्सन को एक्स्ट्रा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है तो वो उसका जो ब्रीदिंग प्रोसेस है बहुत ही फास्ट हो जाता है और सेल को उसके माध्यम से बहुत ही ज़्यादा ऑक्सीजन मिलता है। यहाँ पे क्लासमेट का नाम लिखना है इस प्रक्रिया में। और ब्रीथिंग रेट यानी आफ्टर ए ब्रिस्क वॉक ऑफ 10 मिनट्स, यानी थोड़ा सा दूरी पे हम चलते हैं तो 10 मिनट बाद क्या स्थिति आती है, उस समय हम इनहेल और एक्सहेल जब करते हैं तो कितना बार करते हैं उसको लिखना है। नॉर्मल समय में हम कैसे करते हैं, फिर 100 मीटर जब बहुत तेज़ दौड़ते हैं उस समय क्या स्थिति होती है और रेस्ट के समय क्या स्थिति होती है, इसको बढ़ने का प्रयास करना है। On an average, an adult human being at rest breathe in and out 15-18 times in a minute. अगर औसतन रूप से बात करें तो एक एडल्ट व्यक्ति 1 मिनट में ब्रेथ इन और आउट यानी सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया कम से कम 15 से 18 बार करता है। ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज, जब वो एक्सरसाइज करता है तो यही ब्रीदिंग रेट बढ़ के 25 बार हो जाता है। While we exercise, not only we do breathe fast, we also take deep breath and thus inhale more oxygen. और जब ऑक्सीजन एक्सरसाइज ज़्यादा करते हैं, एक्सरसाइज के समय ना ही हम ज़्यादा श्वसन की प्रक्रिया तेज गति से करते हैं बल्कि हम बहुत ही डीप ब्रेथ भी लेते हैं और इसके माध्यम से ऑक्सीजन जो आने की प्रक्रिया है हमारे बॉडी में उसकी भी मात्रा अधिक होती है। इट स्पीड्स अप द ब्रेक डाउन ऑफ फूड एंड मोर एनर्जी इज रिलीज्ड। ये इसका स्पीड कैसे बढ़ता है, तो ब्रेक डाउन फूड का होना और ज़्यादा एनर्जी रिलीज होना। डज दिस एक्सप्लेन वाई डू वी फील हंग्री आफ्टर फिजिकल एक्टिविटी। आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कब, जब जैसे कि हम कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं या शारीरिक कार्य करते हैं तो हमको बहुत ही ज़्यादा भूखा महसूस होता है। तो हमको बहुत ही भूखा क्यों महसूस होता है, इस प्रक्रिया के माध्यम से। When we feel drowsy, does your breathing rate slow down? जब हम थोड़ा ड्रॉजी महसूस करते हैं यानी सुस्त महसूस करते हैं यानी नींद से भरा हुआ महसूस करते हैं तो हमारा ब्रीथिंग रेट स्लो हो जाता है। तो क्यों होता है। डज योर बॉडी रिसीव सफिशिएंट ऑक्सीजन, क्या हमारा बॉडी पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन रिसीव करता है। यहाँ पे आप चित्र देख सकते हैं कि यहाँ पे एक वॉकिंग पर्सन है, एक जॉगिंग करती हुई लड़की है, फिर एक यहाँ पे सीढ़ी पे चढ़ता हुआ एक पढ़ते हुआ इंसान, एक कपड़ा धोने के समय और सोने के समय क्या क्या एक्टिविटी होती है इसके माध्यम से हम समझ सकते हैं। पहले wants to know why we yawn when we are sleepy or drowsy। पहली ये जानना चाहती है कि हम सोने के समय जमाई क्यों लेते हैं, यानी जैसे कि यॉर्निंग होता है उसी प्रकार से। कैन यू से
In which activity the rate of breathing will be slowest and in which it will be the fastest? क्या आप ये बता सकते हैं कि कौन सी क्रियाकलाप में ब्रीथिंग रेट सबसे स्लो होता है और कौन सी में सबसे फास्ट होता है? Assign numbers to the pictures in the order of increasing rate of breathing according to your experience. यहाँ पे जो चित्र हमने देखा, ये एक्सपीरियंस के माध्यम से ये बताया गया है कि ब्रीथिंग रेट किस में ज़्यादा और कम होगा. हाउ डू वी ब्रेथ, हम लोग सांस कैसे लेते हैं. लेट अस नाउ लर्न अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग. हम ब्रीथिंग प्रक्रिया के मैकेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं. नॉर्मली वी टेक इन एयर थ्रू आवर नॉस्ट्रिल्स, यानी अगर नॉर्मल बात करें तो हम नॉस्ट्रिल्स के माध्यम से यानी नासिका छिद्र के माध्यम से हवा अपने अंदर लेते हैं. व्हेन वी इनहेल एयर इट पासेस थ्रू आवर नॉस्ट्रिल्स इनटू नसल कैविटी. उसके बाद ये नासिका गुहा में जाता है नॉस्ट्रिल के माध्यम से. फ्रॉम द नसल कैविटी द एयर रीचेज द लंग्स थ्रू द वाइंड पाइप. वाइंड पाइप के थ्रू नसल कैविटी से ये हमारे लंग्स में जाता है. लंग्स आर प्रेजेंट इन द चेस्ट कैविटी. दिस कैविटी इज सराउंडेड बाय ए रिब्स ऑन दिस साइड. लंग्स वक्ष गुहा में उपस्थित होता है. वक्ष गुहा करने का मतलब हुआ कि चेस्ट कैविटी, और ये रिब्स से चारों तरफ से घिरा रहता है. रिब्स यानी पसलियों से घिरा रहता है. ए लार्ज मस्क्यूलर सीट कॉल्ड डायफ्राम, और एक जैसे कि यहाँ पे ये फेफड़ा दिया और यहाँ पे फेफड़ा दिया, बीच में स्टर्नम का पार्ट आ जाता है और यहाँ पे एक परत आता है, इसको हम बोलते हैं डायफ्राम. फॉर्म्स द फ्लोर ऑफ द चेस्ट कैविटी. ये चेस्ट कैविटी के फ्लोर को बनाता है. ब्रीथिंग इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ द डायफ्राम एंड रिब्स. के जब ब्रीदिंग प्रोसेस होता है तो डायफ्राम भी इसमें शामिल होता है. ड्यूरिंग इनहेलेशन रिब्स मूव्स अप एंड आउटवर्ड्स एंड डायफ्राम्स मूव्स डाउन. जैसे कि जब हम इनहेल करते हैं यानी सांस लेने की प्रक्रिया करते हैं तो जो हमारा पसली है वो मूव करता है और जो डायफ्राम है वो नीचे की तरफ जाता है. दिस मूवमेंट इंक्रीजेज स्पेस इन आवर चेस्ट कैविटी एंड एयर रसेस इनटू द लंग्स. इस प्रक्रिया के माध्यम से हमारे चेस्ट कैविटी में थोड़ा सा स्पेस इंक्रीज हो जाता है, अर्थात स्पेस खाली हो जाता है और उसमें जितना भी एयर हम इनहेल करते हैं वो लंग्स में जाता है. द लंग्स गेट फिल्ड विथ एयर. उसके बाद लंग्स पूरा हवा के माध्यम से भर जाता है. ड्यूरिंग एक्सहेलेशन रिब्स मूव्स डाउन एंड इनवर्ड्स व्हाइल डायफ्राम मूव्स अप इट्स फॉर्मर पोजीशन. वही जब हम सांस छोड़ने की प्रक्रिया करते हैं तो हमारा रिब्स फिर पिछली अवस्था में चला जाता है और डायफ्राम्स ऊपर की तरफ जैसा कि वो पहले की स्थिति में रहता है. दिस रिड्यूसेस द साइज ऑफ द चेस्ट कैविटी एंड एयर इज पोस्ट आउट ऑफ द लंग्स. ये चेस्ट के साइज को क्या करता है, कम करता है, यानी वक्ष गुहा है उसका साइज कम हो जाता है और जितना भी एयर हमारे लंग्स में रहता है उसको बाहर निकलने के लिए पुश करता है. दिस मूवमेंट्स इन आवर बॉडी कैन बी फेल्ट इजली. इसको हम इजली महसूस करते हैं. टेक ए डीप ब्रेथ. आप क्या कीजिए, इस प्रक्रिया को करने के लिए डीप ब्रेथ लीजिए. कीप आवर पाम ऑन द एब्डोमेन, और अपने हथेली को एब्डोमेन के ऊपर रखिए. फील द मूवमेंट ऑफ एब्डोमेन, और आपके पेट पे क्या मूवमेंट होता है उस प्रक्रिया को फील कीजिए. व्हाट डू यू फाइंड, आप क्या पाते हैं. After having learned that during breathing there are changes in the size of the chest cavity, children got involved in the chest expansion competition. इस प्रक्रिया के माध्यम से हम ये सीखते हैं कि जब हम ब्रीथिंग लेने का काम करते हैं तो हमारे चेस्ट कैविटी का जो साइज होता है उसमें बदलाव होता है और इसमें चिल्ड्रेन भी इन्वॉल्व होते हैं चेस्ट को एक्सपेंस करने में, यानी चेस्ट कैविटी का विस्तार करने में. और इस प्रकार ये एक कंपटीशन भी कर सकते हैं. इसमें यहाँ पे चित्र दिया गया है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम. स्मोकिंग डैमेजेस लंग्स. स्मोकिंग के माध्यम से लंग्स क्या होता है, डैमेज होता है.
स्मोकिंग इज ऑल्सो लिंक टू कैंसर। जब हम स्मोकिंग करते हैं तो ये इसका जुड़ाव कैंसर से भी संबंधित होता है। इट मस्ट बी अवॉइडेड, इसीलिए हमको इसको अवॉइड करना चाहिए। एवरीवन वाज बोस्टिंग दैट सी और ही कुड एक्सपेंड इट द मैक्सिमम। यानी ये चेस्ट एक्सपेंशन कंपटीशन में हमने क्या देखा कि सभी क्या करते हैं कि अपना अपना चेस्ट कैविटी को मैक्सिमम विस्तार करने के रूप में कि किसका ज़्यादा चेस्ट कैविटी अप आता है, किसका डाउन आता है, और इस प्रकार ये कंपटीशन को हेल्ड करते हैं। हाउ अबाउट डूइंग दिस एक्टिविटी इन द क्लास विथ योर क्लासमेट। आप जब ये एक्टिविटी अपने क्लासमेट के साथ करते हैं तो ये क्रियाकलाप में कैसी आपको प्रक्रिया फील होती है, इस प्रक्रिया के माध्यम से यहाँ पे करना है। यहाँ पे जैसे कि नेसल पैसेज है, ओरल कैविटी जिसको हम मुख गुहा बोलते हैं, नेसल पैसेज यानी नासिका द्वार, नेसल कैविटी के माध्यम से वाइंड पाइप होते हुए ये लंग्स में गया। लंग्स ये चारों तरफ से, जैसे कि हमने बोला कि रिब्स से घिरा रहता है, वो चारों तरफ से रिब्स है। यहाँ पे स्टर्नम की परत है और ये वाला पोर्शन डायफ्राम है जो ब्रीदिंग टाइम अप्स और डाउन की प्रक्रिया करता है। द एयर अराउंड अस हैज़ वेरियस टाइप्स ऑफ अनवांटेड पार्टिकल्स सच एज स्मोक, डस्ट, पॉलेंस etc। जैसे कि जब हम सांस लेते हैं तो हम ये देखते हैं कि हवा में बहुत ही अलग अलग प्रकार के अनवांटेड पार्टिकल्स पाए जाते हैं, जैसे कि स्मोक का पार्टिकल्स हो गया, धुलकन का पार्टिकल्स हो गया, या पराग का पार्टिकल्स हो गया। When we inhale, the particles get trapped in the air present in our nasal cavity। जब हम सांस लेते हैं तो ये पार्टिकल्स हमारे नेसल कैविटी में जो हेयर प्रेजेंट रहता है, यानी नासिका गुहा में, यानी नाक के अंदर जो बाल होते हैं, नॉर्मल अगर बात करें, उसमें सारे पार्टिकल्स फंस जाते हैं, जो बाद में म्यूकस ड्राई हो जाता है, उसको बोला जाता है। हाउएवर, हालांकि समटाइम्स दिस पार्टिकल्स में गेट पास्ट द हेयर इन द नेसल कैविटी। कभी कभी ये पार्टिकल्स हमारे अंदर भी चला जाता है। दिस में इरिटेट द लाइनिंग ऑफ द कैविटी, और ये हमारे कैविटी के लाइनिंग को बहुत ही चिड़चिड़ापन महसूस करते हैं। जैसे कि बहुत ही ज़्यादा जब धुलकन हमारे नाक में चला जाता है तो हम जाके नाक अपना साफ करते हैं, या हमको इरिटेशन फील होता है, एज ए रिजल्ट ऑफ विच वी स्नीज। और जब हम ये नहीं करते हैं या बहुत ही तीक्ष्ण अवस्था में जब हमारे नाक में स्मॉल पार्टिकल्स चले जाते हैं तो हमको छींक आ जाता है। स्नीजिंग एक्सपेल्स दिस फॉरेन पार्टिकल्स फ्रॉम द इनहेल्ड एयर एंड जस्ट डस्ट फ्री क्लीन एयर इंटर्स आवर बॉडी। स्नीजिंग ये दर्शाता है कि जितने भी अशुद्ध पार्टिकल्स हैं, जब हमने सांस लिया था एयर से, उसके माध्यम से आ गए थे, और जितने भी डस्ट थे वो सब आ गए थे, वो सारे को बाहर निकाल के जो भी क्लीन एयर होता है वो हमारे बॉडी के अंदर चला जाता है। टेक केयर, ध्यान रखना है। व्हेन यू स्नीज यू शुड कवर योर नोज सो दैट द फॉरेन पार्टिकल्स यू एक्सपेल आर नॉट इनहेल्ड बाय अदर पर्सन। जब आप स्नीज करते हैं यानी छींकते हैं तो आपको अपना नोज कवर कर लेना चाहिए, क्योंकि जब आप इनहेल नहीं कर रहे होते हैं तो जब स्नीज की प्रक्रिया में जितने भी डस्ट पार्टिकल वो बाहर आते हैं वो अदर पर्सन द्वारा इनहेल ना कर लिया जाए, इसलिए कि उनको कोई भी, जैसे कि आप बीमार पड़े, चाहे आपको सर्दी हुआ हो, अब आप ऐसे ही छींकते रह रहे हैं तो जितने भी अनवांटेड पार्टिकल्स है जो आपने इनहेल किया वो सारा बाहर निकला, फिर आपके साइड में कोई पर्सन है तो वो कांटेक्ट में आया तो वो भी बीमार हो सकता है, इसीलिए आप इसका ध्यान रखें। एक्टिविटी 10.4 दिया गया है और 10.5 जिसमें ये बताया गया है कि जैसे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग एंड ह्यूमन बींग्स में, यानी मनुष्यों में कैसे ब्रीथिंग की प्रक्रिया होती है और कैसे डायफ्राम मूव्स डाउन। जैसे कि हम सांस लेते हैं, जैसे कि इसके ऊपर हमने पढ़ा था, एयर आया, जैसे ही हमारे चेस्ट कैविटी में एयर भरता है तो रिब्स का जो साइज है वो अप हो जाता है, और जब एक्सहेल करते हैं यानी सांस छोड़ने की प्रक्रिया करते हैं तो डायफ्राम के माध्यम से उसको पुश करने के लिए फोर्स किया जाता है, और
हमारे चेस्ट कैविटी में जितना भी हवा रहता है वो बाहर निकल जाता है और फिर रिब्स पहले की अवस्था में आ जाता है। इफेक्ट ऑफ ब्रीथिंग ऑन द चेस्ट साइड ऑफ सम क्लासमेट, यहाँ पे कुछ क्लासमेट द्वारा ब्रीथिंग का प्रोसेस किया गया है कि नाम यहाँ पे लिख देना है। इनहेल जब वो करते हैं तो क्या स्थिति रहती है और एक्सहेल करते हैं तो क्या स्थिति रहती है और उनका साइज क्या है, ये सब नोट करना है। या हम चेस्ट को मेजर करके भी कर सकते हैं, जैसे कि जब हम टेलर के पास जाते हैं, शर्ट वगैरह हमको अगर सिलवाना रहता है तो वो चेस्ट को मेजर करने का काम करते हैं, यानी वो मापते हैं। तो वो बोलते हैं कि आप डीप ब्रेथ लीजिए, यानी आपका चेस्ट कैविटी अप करता है, जिसके माध्यम से अगर आपका जो शॉर्ट है जैसे कि बाद में टाइट ना हो, यानी थोड़ा ढीला ढाला, यानी आप थोड़ा सा हेल्दी भी होते हैं तो वो शर्ट आपको फिटिंग आ जाए, तो वहाँ पे इस प्रक्रिया को हम समझ सकते हैं कि कैसे वो एक्सपेंस होता है। To understand the expansion of the lungs, pull the rubber sheet from the base downwards and watch the balloons. Next, push the rubber plastic sheet up and observe the balloons. What do the balloons in the model represent? What does a rubber sheet represent? यानी आपको क्या करना है इस प्रक्रिया को समझने के लिए, एक आप क्या कीजिए कि रबर शीट लीजिए और उसको खींचने का प्रयास कीजिए और फिर बाद में जब आप उसको छोड़ते हैं तो वो पहले की अवस्था में आ जाता है, तो आप उसमें देखिए कि क्या परिवर्तन हुआ और क्या परिवर्तन नहीं हुआ, और इस प्रकार आप मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग को समझ सकते हैं। व्हाट डू वी ब्रेथ आउट, हम सांस क्यों छोड़ते हैं, यहाँ पे ये एक प्रक्रिया के माध्यम से समझाने का प्रयास किया गया है। टेक ए सिलेंडर, क्लीन टेस्ट ट्यूब और ए प्लास्टिक बोतल, मेक ए होल इन इट्स लीड एंड फिक्स इट ऑन द बोतल। आप क्या कीजिए, एक क्लीन टेस्ट ट्यूब लीजिए या सिलेंडर ले सकते हैं या प्लास्टिक का बोतल ले सकते हैं या ग्लास ले सकते हैं, उसमें एक होल कीजिए और उसको एक फिक्स कीजिए। आप यहाँ पे ये चित्र देख सकते हैं। पावर सम फ्रेशी प्रिपेयर लाइम वाटर इन द टेस्ट ट्यूब, उसमें आप लाइम वाटर जो फ्रेश हो उस ट्यूब में डालिए। इंसर्ट ए प्लास्टिक स्ट्रॉ, एक का प्लास्टिक स्ट्रॉ भी डालिए थ्रू द होल इन द लीड इन सच ए वे दैट इज डिप्ड इन लाइम वाटर, इस प्रकार से डालना है कि आप उस लाइम वाटर में डिप कर रहे हो। नाउ ब्लो जेंटली थ्रू द स्ट्रॉ ए फ्यू टाइम्स, और उसको आप कुछ समय तक घुमाइए। इज देयर इज ए चेंज इन द अपीयरेंस ऑफ लाइम वाटर, क्या आप लाइम वाटर की उपस्थिति में क्या चेंज हुआ उस परिवर्तन को देख पाते हैं। कैन यू एक्सप्लेन दिस चेंज ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट यू लर्न इन चैप्टर 6। यू आर अवेयर दैट एयर वी इनहेल और एक्सेल इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेज, जैसे कि हम ये जानने में सक्षम है, अवेयर हैं, ये हम जानते हैं कि जब हम इनहेल और एक्सेल की प्रक्रिया करते हैं वो मिक्सचर ऑफ गैसेज के माध्यम से होती है, यानी गैसों का मिश्रण। व्हाट डू वी एक्सेल, हम क्या एक्सेल करते हैं, यानी कि कब कैसे सांस छोड़ते हैं। डू वी एक्सेल ओनली कार्बन डाइऑक्साइड और ए मिक्सचर ऑफ गैसेज अलोंग विथ इट, क्या हम केवल कार्बन डाइऑक्साइड ही एक्सेल करते हैं या इसके अलावा और भी गैसेज होती हैं। यू मस्ट हैव ऑल्सो ऑब्जर्व दैट इफ यू एक्सेल ऑन ए मिरर ए फिल्म ऑफ मॉइस्चर अपीयर्स ऑन इट सरफेस, जैसे कि हम ये ऑब्जर्व किए हुए हैं कि जब हम मिरर के पास एक्सेल करते हैं, यानी मिरर आप लीजिए, अगर नहीं किए हो तो आप उस पर अपना एक्सेल कीजिए, यानी सांस उस पर छोड़िए, तो आप क्या देखिएगा कि एक नमीदार परत उस सतह पे जम जाता है, जिस पे हम लोग क्या करते हैं अपना नाम लिखो वगैरह ये सब कर सकते हैं। फ्रॉम वेयर डू दिस ड्रॉपलेट कम, ये ड्रॉपलेट कहाँ से है, क्या आपका वो आपको अंदाजा है इसके बारे में। बूझो वांट्स टू नो हाउ मच एयर ए पर्सन कैन होल्ड इन देयर लंग्स, बूझो जानना चाहता है कि एक पर्सन के लंग्स में कितनी मात्रा में एयर होल्ड हो सकती है। ब्रेथ फॉर बेटर लाइफ, हम अच्छे जीवन के लिए ब्रेथ करते हैं। रेगुलर ट्रेडिशनल ब्रीथिंग एक्सरसाइज pranayama can increase the capacity of lungs to take in more air, thus more oxygen can be supplied to the body cells resulting in release of more energy। जब हम
पारंपरिक तरीके से ब्रीथिंग एक्सरसाइज करते हैं, जैसे कि प्राणायामा प्रोसेस एक है, उस एक्सरसाइज को आप करते हैं तो ये हमारे लंग्स के कैपेसिटी को इंक्रीज कर देता है, जिसके माध्यम से हम बहुत ही ज़्यादा मात्रा में एयर को लंग्स के अंदर रख सकते हैं। इस प्रकार ज़्यादा ऑक्सीजन की सप्लाई हमारे बॉडी को होती है और ये हमारे बॉडी में ज़्यादा एनर्जी रिलीज करता है। आप यहाँ पे ये वाला प्रक्रिया देख सकते हैं कि आप क्या कीजिए कि एक जो हमने ऊपर पढ़ा था कि लाइम वाटर को मिलाइए ट्यूब में और स्ट्रॉ लीजिए और उसको बबल्स बनाने का प्रयास कीजिए और देखिए कि क्या इफेक्ट पड़ता है। द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन इनहेल्ड और एक्सहेल्ड एयर, तो लंग्स में हम क्या करते हैं यानी 21% ऑक्सीजन, और जब एक्सेल करने का बात आता है तो हम 16.4% ऑक्सीजन छोड़ते हैं। और अगर कार्बन डाइऑक्साइड लेने की मात्रा का बात हो तो 0.04% हम कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर लेते हैं, लेकिन जब छोड़ने की प्रक्रिया हो तो 4.4% कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ब्रीथिंग इन अदर ऑर्गेनिज्म, अदर एनिमल्स में कैसे ब्रीदिंग प्रोसेस होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। Animals such as elephants, lions, cows, goats, frogs, lizards, snakes, birds have lungs in their chest cavities like the human beings, यानी जानवरों के जैसे ही या जीव जंतु जैसे हाथी है और शेर है, गाय है, बकरी है, मेढक है, छिपकली है, सांप है, पक्षी है, उनके पास भी वक्ष गुहा होता है यानी चेस्ट कैविटी होता है, जैसे कि मानव के पास होता है। हाउ डू अदर ऑर्गेनिज्म ब्रेथ, लेकिन हमारे पास जैसे लंग्स होता है ब्रीथिंग के लिए या नॉस्ट्रिल के माध्यम से नेसल कैविटी से होते हुए वाइंड पाइप के थ्रू होते हुए लंग्स के पास पहुंच जाता है, फिर एल्विलाई में क्रिया करता है, तो कैसे हम लेते हैं। लेकिन जो एनिमल्स है इनमें कैसा प्रोसेस होता है इसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। कॉकरोच, ए कॉकरोच हैज स्मॉल ओपनिंग्स ऑफ द साइड्स ऑफ इट्स बॉडी। कॉकरोच का जो बॉडी होता है इसके साइड में, जो बॉडी का साइड होता है वहाँ पे बहुत सारे ओपनिंग्स होते हैं छोटे छोटे। अदर इंसेक्ट आल्सो हैव सिमिलर ओपनिंग्स, इसके जैसे जितने भी जो जीव है उसके पास भी स्मॉल ओपनिंग्स होते हैं। These openings are called spiracles. इस ओपनिंग्स को हम स्पाइरिकल्स बोल सकते हैं, अर्थात श्वसन छिद्र या श्वसन यंत्र हम जिसको बोलते हैं हिंदी में। बुझो wants to know if cockroach, snail, fish, earthworm, ants and mosquito have also lungs. बुझो ये जानना चाहता है कि क्या तेलचट्टा और घोंघा और मछली या केंचुआ है या चींटी है या मच्छर है, क्या उनके पास भी लंग्स होते हैं। उसी चीज को हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। इंसेक्ट्स हैव ए नेटवर्क ऑफ एयर ट्यूब्स कॉल्ड ट्रेकिया फॉर गैस एक्सचेंज। इंसेक्ट के पास एक एयर ट्यूब का नेटवर्क होता है, एक एयर ट्यूब का जाल होता है जिसको हम ट्रेकिया बोलते हैं, जिसके माध्यम से वो गैस को एक्सचेंज करने का काम करते हैं। ऑक्सीजन रिच एयर असेस थ्रू स्पाइरिकल्स इनटू द ट्रेकियल ट्यूब, डिफ्यूजेस इनटू द बॉडी टिश्यू एंड रीचेज एवरी सेल ऑफ द बॉडी। ऑक्सीजन जब वो लेते हैं तो स्पाइरिकल के थ्रू जो ट्रेकियल ट्यूब के माध्यम से पहुंचता है वो सारे बॉडी टिश्यू में विस्तृत होता है और बॉडी के प्रत्येक सेल में वो पहुंचता है। सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल गोज इनटू द ट्रेकियल ट्यूब्स एंड मूव्स आउट थ्रू रेस्पिरेकल्स, और उसी रास्ते के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड भी जो सेल के पास रहते हैं वो ट्रेकियल ट्यूब से होते हुए वो स्पाइरिकल के माध्यम से बाहर आते हैं। These air tubes and or trachea are found only in insect and not in any other group of animals. ये जो ट्रेकिया है ये केवल इंसेक्ट में पाया जाता है, ना कि किसी अन्य प्रकार के जीवों के समूह में या जानवरों के समूह में। यहाँ पे आप ट्रेकिया का पार्ट देख सकते हैं कि कैसे इसके बाहरी द्वार पे स्मॉल ओपनिंग्स है जिसको हम बोले ट्रेकिया। Earthworm, केचुआ रिकॉल
from chapter 9 of class 6 that earthworms breathe through their skins। आप ये याद करने का प्रयास कीजिए, जैसे कि कक्षा 6 में हमने चैप्टर 9 में पढ़ा था कि अर्थवर्म क्या करता है, ब्रेथ लेने का प्रक्रिया अपने स्किन के माध्यम से करता है। द स्किन ऑफ एन अर्थवर्म feels moist एंड स्लिमी ऑन टचिंग। उसको छूने में हमें बहुत ही चिकना और नमीदार महसूस होता है। गैसेज कैन इजली पास थ्रू देम। उसके माध्यम से गैस इजली पास हो जाते हैं। थ्रू फ्रॉग हैव ए पेयर ऑफ लॉन्ग्स। और वहीं अगर मेढक का बात किया जाए तो उसके पास लॉन्ग्स के पेयर होते हैं, जैसे कि ह्यूमन बींग्स में होता है। दे कैन ऑल्सो ब्रेथ थ्रू देयर स्किन। इसके अलावा वो स्किन के थ्रू भी ब्रीथिंग का प्रोसेस कर सकते हैं, विच इज मॉइस्ट एंड स्लिपरी, जो कि मॉइस्ट और स्लिपरी प्रकार का होता है। Bujo has seen in television programs what whales and dolphins often come up to the water surface. They even release a fountain of water sometimes while moving upwards. Why do they so? बुझो टेलीविजन में जैसे देख चुका है, टेलीविजन प्रोग्राम में व्हेल और डॉल्फिन जब पानी के सतह के ऊपर आती हैं तो वो एक कुछ समय के लिए वाटर अपने ऊपर के सतह से वो रिलीज करती हैं। ऐसा वो क्यों करती हैं, इस प्रक्रिया को ये जानने का, जैसे कि जब वो सांस लेने की जो प्रक्रिया करती हैं तो उनके बॉडी के ऊपर एक छिद्र होता है, उसके माध्यम से वहाँ पे वो ऑक्सीजन लेती हैं। ब्रीदिंग अंडर वाटर। फिश अंडर वाटर यानी पानी के नीचे ब्रीथिंग प्रोसेस कैसी करती है। कैन वी ब्रीथ एंड सर्वाइव इन वाटर। क्या हम लोग पानी में ब्रीथिंग का प्रोसेस कर सकते हैं या सर्वाइव कर सकते हैं। देयर आर मेनी ऑर्गेनिज्म विच लाइव इन वाटर। यहाँ पे बहुत सारे जीव हैं जो पानी में रहते हैं। हाउ डू दे ब्रेथ अंडर वाटर। वे कैसे पानी के अंदर ब्रीथिंग का काम करते हैं। यू हैव स्टडीड इन क्लास 6 दैट गिल्स इन फिश हेल्प देम टू यूज ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर। जैसा कि हमने क्लास 6 में पढ़ा था कि फिश के पास गिल्स होता है जो पानी में घुले हुए ऑक्सीजन को यूज करने के लिए मदद करता है। गिल्स आर प्रोजेक्शंस टू द ऑफ द स्किन। गिल्स उनकी स्किन की बनावट होती है। यू मे वंडर हाउ गिल्स से हेल्प इन ब्रीथिंग। आप ये जानने में क्या शौक है कि गिल्स कैसे ब्रीथिंग में हेल्प करता है। गिल्स आर वेल सप्लाइड विथ ब्लड वेसल्स फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेज। यहाँ पे गिल्स का चित्र दिया गया है जिसके माध्यम से गैसों का आदान प्रदान होता है। जैसे कि इसको हम देख सकते हैं, जब हमारे घर पे मछली आता है तो अगर उसमें गिल्स का जो परत है जो रेड रेड रहता है उसी को हम बोलते हैं। तो जब हम उसको पानी से कुछ समय के लिए बाहर निकाल लेते हैं तो देखिएगा उसका जो गिल्स साइड रहता है जिसको हम गल्फर बोलते हैं वो कैसे अप डाउन करता है। डू प्लांट्स ऑल्सो रेस्पायर। क्या प्लांट्स में भी रेस्पायरेशन की क्रिया होती है। लाइक अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लांट ऑल्सो रेस्पायर फॉर देयर सर्वाइवल एज यू हैव लर्न इन क्लास 6 में जैसे कि हमने सीखा था कि बहुत सारे ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक उसी प्रकार प्लांट्स भी अपने सर्वाइवल के लिए रेस्पायर करने की प्रक्रिया करते हैं। दे ऑल्सो टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। वो भी ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने की प्रक्रिया करते हैं। इन द सेल ऑक्सीजन इज यूज्ड टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एज इन अदर ऑर्गेनिज्म। जैसा कि हमने पढ़ा था कि सेल क्या करता है, यानी सेल में ऑक्सीजन ग्लूकोज में ब्रेक डाउन होता है और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में डिवीजन होता है, जैसा कि अदर ऑर्गेनिज्म में होता है। इन प्लांट्स ईच पार्ट कैन इंडिपेंडेंटली टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन प्लांट्स के प्रत्येक भाग को अगर बात करें तो वो स्वतंत्र रूप से रहते हैं और वो ऑक्सीजन लेते हैं हवा के माध्यम से और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। यू हैव ऑलरेडी लर्नड इन चैप्टर 1 दैट द लीव्स ऑफ द प्लांट हैव टिनी पोर्स कॉल्ड स्टोमाटा फॉर एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। जैसा कि हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था कि प्लांट के पत्तों में बहुत ही टीनी पोर्स होते हैं, यानी छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसको हम बोलते हैं स्टोमाटा अर्थात रंध्र,
जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के आदान प्रदान में सहायक होते हैं। पहली wants to know whether roots which are underground also take in oxygen, if so how। पहली ये जानना चाहती है कि रूट्स जो अंडरग्राउंड में पाए जाते हैं क्या वो भी ऑक्सीजन लेते हैं, अगर वो लेते हैं तो कैसे। Like all other living cell of the plants, the root cell also need oxygen to generate energy। अदर लिविंग सेल के जैसे प्लांट के रूट सेल को भी ऑक्सीजन की नीड होती है, जिसके माध्यम से एनर्जी जनरेट होती है। रूट्स टेक अप एयर एंड फॉर्म द एयर स्पेसेस प्रेजेंट बिटवीन द सोइल पार्टिकल्स। सोइल पार्टिकल्स के बीच में जो छिद्र होता है, जो एयर उसमें जाता है, उसके माध्यम से रूट क्या करता है, उस एयर से ऑक्सीजन ले लेता है। आप यहाँ पे इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि कैसे रूट हेयर है यहाँ पे और सोइल के पार्टिकल्स अंदर है और एयर स्पेस के माध्यम से ये श्वसन की प्रक्रिया कैसे करता है। कैन यू गेस व्हाट वुड हैपन इफ ए पोटेड प्लांट इज ओवर वाटर्ड। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि जब हम क्या करते हैं कि कोई घड़े में प्लांट लगाएं और उसमें बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पानी डाल देते हैं तो क्या स्थिति होती है। इन दिस चैप्टर यू लर्न दैट रेस्पिरेशन इज अ वाइटल बायोलॉजिकल प्रोसेस। इस अध्याय में हमने ये सीखा कि रेस्पिरेशन एक वाइटल बायोलॉजिकल प्रोसेस है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड टू रेस्पायर टू गेट द एनर्जी नीडेड फॉर देयर सर्वाइवल। और सभी जीवों के जीवन को चलाने के लिए उनको एनर्जी की ज़रूरत होती है, जो वो श्वसन के माध्यम से पूर्ति करते हैं। इसीलिए सभी जीवों को रेस्पायर करने की नीड है। तो इसमें हमने कीवर्ड्स पढ़ा एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, ब्रीथिंग रेट, सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है, डायफ्राम, एक्सेलेशन, गिल्स, लंग्स, इनहेलेशन, स्पाइरेकल्स, ट्रेकिया, रिब्स। और यहाँ पे कुछ समरी में पॉइंट दिया गया है जो कि ऊपर का ही पॉइंट है, आप इसको पढ़िएगा। और आपको वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर कोई भी त्रुटि हो या समझने में दिक्कत हो तो आप इसको कमेंट कर सकते हैं, जिसके माध्यम से मैं सुधार करने का प्रयास करूंगी। और अगर आपको इस लेसन से जुड़ा हुआ नोट्स या पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।